गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। हम बात कर रहे थे केस स्टडीज़ की और हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था उसमें, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। उससे रिलेटेड हम केस स्टडीज़ डिस्कस कर रहे थे। तो केस स्टडीज़ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑल द केस स्टडीज़ रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हमने बहुत डिस्कशन किया है। उससे रिलेटेड अब हम केस स्टडीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय your doubt clearing station Undoubt Business. So the first question is, Aman started Bullseye, a company for providing cyber security solutions to businesses. तो ये जो कंपनी है ये क्या करती है, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, जो भी साइबर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल, अगर आपको कोई मटेरियल सिक्योर करके रखना है, उसको सिक्योरिटी, आपके पास कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम ये कंपनी करती है। तो इट प्रोवाइड्स साइबर सिक्योरिटी टू द वेरियस बिजनेसेस। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक्स एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल डेटा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो प्रिवेंट करती है, डिटेक्ट करती है एंड जो भी साइबर अटैक्स होते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्ड भी करती है, एंड टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकल डेटा, यानी कि जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसे वो प्रोटेक्ट भी करती है। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब यहाँ पर अमन की बात की गई है, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एन एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी। हिज रेपुटेशन ग्रू बाय लिप्स एंड बाउंड्स एज he was not only a person of integrity but also did his work with utmost honesty and sincerity. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अमन जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और उसकी रेप्यूटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। क्योंकि वो एक अच्छा बंदा ही नहीं, उसके साथ साथ वो सारा काम जो करता है अपना, वो पूरी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ करता है। द बिज़नेस ग्रू डे बाय डे। तो ये साइबर सिक्योरिटी का जो बिज़नेस है इसका, वो बढ़ता गया। ही वॉज डिलाइटेड व्हेन ही वॉज ऑफर्ड अ बिग प्रोजेक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसको क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। दोस्तों, ये जो केस स्टडीज़ हैं ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप इसको पढ़ाई के व्यू से ही देखिएगा। दिस इज़ ऑल हाइपोथेटिकल केस स्टडीज़, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अमन को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। वाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, जब वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, ही फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ वर्क मेड इट इम्प्रैक्टिकल फॉर हिम टू हैंडल ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ। तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा दिया गया प्रोजेक्ट था उसमें इतना ज़्यादा काम था कि वो अकेले हर चीज़ हैंडल नहीं कर पाता है ना। सो ही डिसाइडेड टू एक्सपांड द टीम। तो उसने सोचा कि अब टीम को बढ़ाना चाहिए थोड़ा सा। द कंपनी मेंटेन अ क्लोज लाइसियन विथ लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज। मतलब वो कंपनी के अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे विद द लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज। ड्यूरिंग अ कैंपस प्लेसमेंट, हमने बात की है दोस्तों स्टाफिंग के बारे में। कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टाफिंग, दिस इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। हम आगे पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग वाले चैप्टर में। तो कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है, कैंपस प्लेसमेंट में ये होता है कि ये जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है बहुत सारी, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ एंड कॉलेजेस के साथ अपना एक अच्छा रिलेशन रखती है, और जब भी इन्हें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो रिक्रूटमेंट करते टाइम वो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में से जाकर रिक्रूटमेंट करती है। तो ऐसी ही ये इस कंपनी ने भी किया। एक कैंपस प्लेसमेंट के दौरान क्या हुआ, ईशान एंड वृंदा वर अपॉइंटेड टू वर्क फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। तो ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट था इसके लिए ईशान एंड वृंदा को अपॉइंट किया गया।
He found the new employees capable, enthusiastic and trustworthy. So ये जो न्यू एम्प्लॉयज़ थे ईशान एंड वृंदा, ये बहुत ही कैपेबल थे, बहुत ही एनर्जेटिक थे और इन पर ट्रस्ट भी किया जा सकता था. Aman was thus able to focus on objectives, and with the help of Ishan and Vrinda, the project was completed on time. तो यहाँ पर अमन का सारा फोकस फिर कहाँ चला गया, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ थे ये बहुत ही कैपेबल थे, तो सारा काम ये बहुत अच्छी तरह से कर सकते थे. सारा फोकस फिर अमन ने अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स पर डाला. सो जो प्रोजेक्ट था वो टाइम पर कंप्लीट हो गया. इतना समझ आया? कोई डाउट है? चलिए. नॉट ओनली दिस, अमन वॉज ऑल्सो एबल टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशंस. फिर उसने सोचा कि उसके जो ऑपरेशंस है वो कहीं ना कहीं और बढ़े जाए, है ना. तो ये जो इसने ईशान एंड वृंदा की हेल्प लेकर अपने ऑपरेशंस को भी बढ़ा दिया. ऑन द अदर हैंड ईशान एंड वृंदा ऑल्सो गॉट अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव. तो यहाँ पर क्या हुआ, बिजनेस भी ग्रो हुआ अमन का, एंड वृंदा एंड ईशान को भी क्या हुआ, डेवलपमेंट का मौका मिला, वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ मिली उन्हें भी, और उन्होंने इनिशिएटिव लेकर सारा काम किया. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द कंसेप्ट used by Aman in above case, which helped him in focusing on objectives. Also state 4 concept of importance of the concept. ठीक है, 4 points of इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेप्ट. तो जो भी कंसेप्ट के बारे में अमन ने यहाँ पर एक्सरसाइज किया है, जो भी कंसेप्ट, उसके बारे में हमें बताना है, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट कंसेप्ट. तो यहाँ पर मुझे बताइए कि अमन क्यों ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कर सका, क्योंकि उसने सारा काम अमन एंड वृंदा को दे दिया था. तो यहाँ पर एक ओनर या कह लो एक एम्प्लॉय या कह लो कोई भी बिजनेस ओनर तभी अपने ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस कर सकता है जब वो थोड़ा सा काम, उसका जो बर्डन ऑफ वर्क है वो थोड़ा सा काम किसी दूसरे को दे दे. अब अगर काम देना है तो थोड़ी अथॉरिटी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देनी होंगी. सो दिस द कंसेप्ट डिस्कस्ड हियर इज गाइस, यहाँ पर डेलीगेशन की बात की गई है. डेलीगेशन मीन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. यहाँ पर क्या किया, क्योंकि वृंदा और ईशान बहुत कैपेबल, ट्रस्टवर्दी एंड एंथुजियास्टिक थे, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, अमन ने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कंसेप्ट का यूज़ किया. उसने क्या किया, अपनी थोड़ी अथॉरिटी, जो भी डिसीज़न मेकिंग पावर थी उसके पास, वो सारी क्या की, ईशान एंड वृंदा को ग्रांट कर दी. तो डेलीगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स. तो किस दायरे में रहकर ईशान एंड वृंदा को काम करना था, ये भी अमन ने डिफ़ाइन कर दिया. तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ है दोस्तों, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट. अगर डेलीगेशन होता है तो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट भी होता है, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट भी होता है. अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ना कि ईशान एंड वृंदा को बहुत सारी डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली एंड दे कैन ईजीली एक्सरसाइज देयर इनिशिएटिव. तो यहाँ पर एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट हुआ. फिर एम्प्लॉयज़ जो थे, ईशान एंड वृंदा जो थे, वो मोटिवेटेड रहे. देयर इज़ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. एंड फिर उसने क्या सोचा था अमन ने कि ही ट्राइड टू एक्सपांड हिज ऑपरेशंस. तो दिस मीन्स फैसिलिटेट्स ग्रोथ. तो डेलीगेशन अगर अच्छे से किया जाता है तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं. सो आई होप आप इसे एलोबरेट करके लिख पाएंगे. अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे नोट्स या मेरे वीडियोस जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डेलीगेशन से रिलेटेड, आप उसे विज़िट करके देख सकते हैं. तो आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं. दोस्तों आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आपको बीच में ब्रेक मिलेगा, ठीक है, आराम से पढ़िए एकदम. तो स्मृति, अब यहाँ पर सेकंड कैरेक्टर क्या है केस स्टडी में, स्मृति.
तो स्मृति वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ स्मॉल कंपनी. ठीक है. द कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ न्यू ब्रांड ऑफ रूम फ्रेशनर्स थ्रू एग्रेसिव प्रमोशन. तो बहुत प्रमोशन के बाद एक न्यू ब्रांड कंपनी ने लॉन्च किया रूम फ्रेशनर्स का. हाउएवर द प्रोडक्ट इज़ लेस इन डिमांड. लेकिन इतना एग्रेसिव प्रमोशन करने के बाद भी क्या हुआ, जो प्रोडक्ट की डिमांड थी वो कहीं ना कहीं कम थी और उसकी सेल्स भी बहुत लो थी. स्मृति डिसाइड्स टू स्टडी द रीज़न फॉर द पुअर लाइकेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू मार्केट रिसर्च. तो स्मृति ने क्या सोचा कि वो क्या करेगी, मार्केट रिसर्च करेगी ताकि वो रीज़न पता कर सके कि लोगों को उसका प्रोडक्ट, उसकी कंपनी का प्रोडक्ट पसंद क्यों नहीं आ रहा. कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ वर्क. अभी इतना बड़ा रिसर्च अगर उसे कंडक्ट करना है तो काम तो बहुत सारा है उसके पास. शी नो इट विल बी इम्प्रैक्टिकल फॉर हर टू हैंडल इट बाय हर सेल्फ. तो ये सारा काम वो अकेले संभाल नहीं पाती. इन ऑर्डर टू शेयर हर वर्क शी डिप्लॉयड अ टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. तो यहाँ पर क्या हुआ, काम को थोड़ा संभालने के लिए उसने एक टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स को भी अपॉइंट कर लिया, अपने साथ ले लिया. शी गिव्स देम द नेसेसरी अथॉरिटी एंड assigns them the responsibility to conduct the research and report back to her. तो सारा रिसर्च का काम वो टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स करेंगी एंड सारी रिपोर्टिंग स्मृति को मिल जाएगी. ठीक है. सो दैट दे कैन मेक द डिसीजंस, ताकि वो सारे डिसीजंस ले सके और ये पता कर सके कि उनका प्रोडक्ट इतना लाइकेबल क्यों नहीं है. इन द अबाउ केस एक्सप्लेन द कंसेप्ट यूज्ड बाय स्मृति टू शेयर हर वर्क एंड अथॉरिटी विथ हर सबऑर्डिनेट्स. तो यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ी अथॉरिटी, यहाँ पर एक लाइन दी गई है दोस्तों, शी गिव्स देम द नेसेसरी अथॉरिटी. मतलब कि ये जो टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स थी, स्मृति ने उनको अथॉरिटी ग्रांट कर दी एंड असाइंस देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे दी. तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट हुआ दोस्तों, यहाँ पे हुआ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से स्मृति अपना काम, जो मार्केट रिसर्च थी, वो अच्छे से कर सकी. सो यहाँ पे डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो अथॉरिटी है, स्मृति के पास जो अथॉरिटी थी, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ी सी ग्रांट कर दी. इट मीन्स मेयरली ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स. ठीक है दोस्तों. सो अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए. चलिए, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी आ चुके हैं, वहीं से मैंने लिए हैं ताकि आपको इजी हो जाए और इट इज़ गुड टू सॉल्व प्रीवियस पेपर्स. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. अतुल जॉइन्स एज अ रीजनल सेल्स हेड इन द एक्सपोर्ट डिवीजन ऑफ अ FMCG कंपनी. आप जानते हैं FMCG का फुल फॉर्म, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. ठीक है. तो एक FMCG कंपनी है जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है. उसके एक्सपोर्ट डिवीज़न में, उसका एक एक्सपोर्ट डिवीज़न है, उसके अंदर अतुल रीजनल सेल्स हेड है. ठीक है. इन अ डिपार्टमेंटल मीटिंग, तो सेल्स डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई, वहाँ पर क्या हुआ, ही आस्क्ड वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स मनिक. तो अतुल ने मनिक से पूछा टू टेक चार्ज ऑफ द कंपनीज न्यू ऑफिस इन दुबई. तो दुबई में, क्योंकि ये एक्सपोर्ट डिवीज़न से बात चल रही है, से रिलेटेड बात चल रही है, तो कंपनी के आउटसाइड इंडिया भी बहुत सारे ब्रांचेस होंगी. तो मनिक को क्या बोला अतुल ने कि वहाँ पर दुबई में जो अपना ऑफिस खुलेगा उसका आप इंचार्ज बन जाओ. दुबई में जो ऑफिस खुलेगा उसका इंचार्ज आप बन जाओ. ही एलोकेट्स द वर्क टू हिम, सारा काम बता देते हैं, एंड ग्रांट्स द नेसेसरी अथॉरिटी. यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि अथॉरिटी को उसने उसको दे दिया. अतुल ने मनिक को अथॉरिटी दे दी. हाउएवर विदिन अ मंथ, बाय सीकिंग रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ द वर्क अकम्प्लिश फ्रॉम मनिक, एक मंथ रेगुलर जब काम का फीडबैक लिया अतुल ने,
कि कितना काम मनिक ने करा है, क्या उसको मिला? अतुल रियलाइजेस दैट मनिक इज नॉट डूइंग द वर्क एज पर हिज एक्सपेक्ट, है ना। तो यहाँ पर अतुल ने क्या जाना कि पूरा एक मंथ जो उसने फीडबैक लिया उससे उसे ये लगा कि जो मनिक है वो उसके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम नहीं कर रहा है। सो ही टेक्स अवे द अथॉरिटी डेलीगेटेड टू हिम। यहाँ पर इससे ये बात पता चल गई यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है दोस्तों, डेलीगेशन का। तो जो भी अथॉरिटी उसने मनिक को डेलीगेट की थी वो उसने वापस ले ली। एंड रीडेलीगेट्स द वर्क टू प्राकृत। तो प्राकृत नाम के लड़के को, मनुष्य को उसने वो डेलीगेट, जो अथॉरिटी थी वो वापस डेलीगेट कर दी मनिक से लेके प्राकृत को। ड्यू टू द टाइम वेस्टेड इन दिस स्विच ओवर। तो ये जो टाइम वेस्ट हुआ कि पहले अतुल ने मनिक को दी, फिर मनिक नहीं कर पाया काम ढंग से, फिर उसने मनिक से ले ली, मनिक को से लेने के बाद प्राकृत को दी, ये जो स्विच ओवर हुआ अथॉरिटी का, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया। द वर्क एट दुबई ऑफिस सफर्ड ट्रेमेंडसली। इसके कारण दुबई ऑफिस का काम पूरा बर्बाद हो गया। एंड कंपनी इज़ नॉट एबल टू मीट इट्स डिज़ायर्ड गोल्स। और कंपनी गोल अचीव नहीं कर पाई। सो वाई इज़ मनिक सपोज टू गिव रेगुलर फीडबैक अबाउट वर्क टू अतुल। तो यहाँ पर रेगुलर फीडबैक की क्या ज़रूरत थी मनिक के द्वारा, ये बताना है। कैन द अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सबऑर्डिनेट बी टेकन बैक। तो यहाँ पर अतुल ने जो मनिक को अथॉरिटी दी थी, क्या वो वापस ले सकता है और उसको वापस प्राकृत को दे सकता है, अनादर पर्सन, एंड रीडेलीगेटेड टू अनादर पर्सन। कैन मनिक बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट मीटिंग द वर्क रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अतुल। तो अतुल के जो एक्सपेक्टेशंस थे उस पर मनिक खरा नहीं उतरा, इसके लिए क्या मनिक को रिस्पॉन्सिबल ठहराना सही बात है, उसके लिए हमें एक रीज़न देना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो एंड ओरिजिन। तो हमें यहाँ पर बेसिस भी दिए हैं, उस बेसिस पर हमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में डिफ्रेंशिएट करना है। दोस्तों आप मुझे बताइए कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ये क्या है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आइए देखते हैं इसका आंसर। मैंने आपको बताया था FMCG का मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा था कि मनिक को क्या रेगुलर फीडबैक देने की ज़रूरत है। मनिक इज़ सपोज टू गिव रेगुलर फीडबैक टू अतुल एज ही हैज़ बीन ग्रांटेड अथॉरिटी, क्योंकि उसको सारी अथॉरिटी मिली है और उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंटरेस्ट की है। सो ही रिमेन्स आंसरेबल फॉर द आउटकम। अगर अथॉरिटी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो अकाउंटेबल कौन होगा, जिसको अथॉरिटी दी गई है। सिंपल सा है, तो जो भी काम है उसके लिए अकाउंटेबल, आंसरेबल कौन होगा, मनिक होगा। तो मनिक को रेगुलर फीडबैक देना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था कि क्या एक बंदे से अथॉरिटी वापस लेकर दूसरे बंदे को दी जा सकती है। हाँ, ये जो बंदा डेलीगेशन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसे किसे अथॉरिटी देनी है, किससे वापस लेनी है। सो यस, द अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। दिस कैन बी डन। फिर हमसे पूछा गया था कि मनिक का जो वर्क रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस थे वो मनिक ने फुलफ़िल नहीं किए, तो उसके लिए क्या मनिक को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। यस, मनिक कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट मीटिंग द वर्क रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अतुल एज इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी एंड स्किल्स। तो यहाँ पर अतुल कौन था, अतुल सुपीरियर था, मनिक कौन था, सबऑर्डिनेट था। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट द टास्क असाइंड टू हिम। लेकिन मनिक ने ऐसा नहीं किया, तो यहाँ पर मनिक ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये थ्री क्वेश्चंस क्लियर है। और हमें डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन
लो आंसर तो मैंने यही दे दिया। ये जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है, ये क्या है, दिस इज़ द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो इन एलिमेंट्स के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। तो अथॉरिटी कहाँ से, जॉब पोजीशंस, जो पर्टिकुलर एक जॉब पोजीशन होती है वहाँ से अथॉरिटी राइज होती है, वहाँ से उसका ओरिजिन निकलता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से होती है, जो भी डेलीगेटेड अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी में से ही एक बार आपको पावर टू टेक डिसीजन आ गया तो आप उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से अराइज होती है, जो आपकी डेलीगेटेड अथॉरिटी है वहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अराइज होती है। और अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो अथॉरिटी जॉब पोजीशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से एंड अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। और इसका फ्लो कैसे होता है, अथॉरिटी का डाउनवर्ड फ्लो होता है। डाउनवर्ड फ्लो मतलब टॉप मैनेजमेंट से लेके, जो टॉप मैनेजमेंट पे बंदा है उसके पास सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होगी एंड फिर वो टॉप लेवल, बॉटम, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल ऐसे फ्लो करेगी। तो दैट वुड बी अ डाउनवर्ड फ्लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करेगी, क्योंकि एक सबऑर्डिनेट दैट इज़ एट अ लोअर लेवल है ना, वो एक सबऑर्डिनेट ही हमेशा अपने काम के लिए सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करेगी एंड अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड फ्लो करेगी, क्योंकि एक सबऑर्डिनेट अपने काम के लिए आंसरेबल माना जाएगा। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर है। 21 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। हमने बात की डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से रिलेटेड केस स्टडीज़ की। दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ आई फाउंड आउट। अगर आपको पर्टिकुलर कोई केस स्टडी मिल जाती है और आप उसे सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।